हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इकोनॉमिक्स से पहला चैप्टर जो है पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इससे हम शुरुआत से ही लेंगे। इससे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूँ। आपकी बुक्स में जो है ये प्रिंटेड भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा है इंट्रोडक्टरी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट्स के हिसाब से इन्होंने बांट रखा है, और नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स फर्स्ट यूनिट्स के अंतर्गत आता है। आप देखते हैं यहाँ 30 जो है पीरियड्स और 10 मार्क्स साइड में आपने देख रखा है, दिखाई दे रहा है। जो 10 मार्क्स का जो है यहाँ पोर्शन लिया जाएगा। मनी और बैंकिंग से 6 मार्क्स, ऐसे ही डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है आपसे लिए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी से 6 मार्क्स, और बैलेंस ऑफ पेमेंट से 6 मार्क्स। ये जो आपका पार्ट 1 जो है इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से 40 मार्क्स के जो हैं क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन देखिए, पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में जो यूनिट्स हैं हमारी, यहाँ पे 6 यूनिट्स में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो 1947 से 90 तक है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस जो है 91 से लेके ये है आपका 12 मार्क्स का आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। और करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी यूनिट से जो है 20 मार्क्स, यहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो है आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी और आपके 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड कंपैरिजन विद नेबर्स, अपने पड़ोसी देशों से हमारी कंपैरिजन यहाँ पे हम करेंगे। 8 मार्क्स इससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी को मिलाकर अगर 40 मार्क्स यहाँ पे लेते हैं और 40 पहली यूनिट से, तो 80 मार्क्स का आपका होगा। प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 मार्क्स का होगा। तो अब शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर, जो आपका बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से चलते हैं। अपनी बुक्स आप साथ में रखें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप साथ में, जैसे अब आपको टीचिंग किया जा रहा है, आप क्वेरीज जो है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आपके जवाब जो है वहीं पे दे दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, फर्स्ट चैप्टर। तो चलते हैं अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले आप जानेंगे कि इकोनॉमी जो है क्या होता है। इकोनॉमी जो आप पढ़ते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, और इसकी टर्म्स, इसके जो टाइप्स हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी जो है एक सिस्टम है, इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोडक्शन से संबंधित और कंज्यूमशन से संबंधित है, जिसमें उत्पादन और उपभोग की जितनी भी गतिविधियां हैं, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो डिटरमाइंस करती हैं हमारे रिसोर्सेज को। ये सभी रिसोर्सेज जो हैं किस प्रकार से अलोकेटेड किए गए हैं, उसका सारा ब्यौरा जो है हमारी इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। तो एक अर्थशास्त्र है ये, और एज ए स्टडी, एज ए सब्जेक्ट इसको हम कंसर्न करते हैं। इसके 2 टाइप्स आप जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज सच एज मार्केट, फर्म्स एंड हाउस होल्ड। आपने डिफरेंस में देखा होगा, पढ़ा होगा पहले भी। मैक्रो और माइक्रो में एक माइनर से लेके और एक ब्रॉड जो है डिफरेंस हो जाता है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स के, जो कंसर्न करता है एक इंडिविजुअल को, यानी एक व्यक्तिगत इकाई को। जैसे कि कोई मार्केट्स में कोई काम करने वाली फर्म है, या कोई घरेलू हम किसी व्यक्तिगत कोई प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम देखेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है आप एक ये ब्रांच जो है वो हो जाएगी नेशनल वाइड। जैसे ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ कंसर्न विद द ओवरऑल बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इसको इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं कि वो इकोनॉमिक्स, वो जो कंसर्न होती है व्यक्तिगत व्यवहार की अपेक्षा जो है पूरे राष्ट्र के, यानी परफॉर्मेंस जो होती है उसको एज ए होल, एक संपूर्णता के साथ दृष्टिपात अगर हम करते हैं, देखते हैं, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस इसके आपकी बुक में भी है, देखिए वो पढ़ेंगे, आप साथ में पढ़ते रहें, देखें। तो देखिए आपकी बुक में जो है आप साथ में रीडिंग कर सकते हैं, और हम आपको यहाँ से जो है इसके बारे में बता रहे हैं। आप कोई भी क्वेरी है तो आप साथ में कमेंट में लिख सकते हैं, सर ये इस बात समझ में नहीं आई, तो तुरंत आपको वहाँ पे लिख कर भेज दिया जाएगा।
तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ यहाँ पे लेवल्स पे डिफरेंस देखते हैं, डेफिनेशंस के लेवल पे, सेंट्रल इश्यूज़ के लेवल पे आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, और साथ नेक्स्ट कॉलम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इन्होंने बना रखा है। तो आप देखिए इस लेवल ऑफ स्टडी में माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस ऑफ लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड और अ फर्म और एन इंडस्ट्री। एक फर्म की बात करें या एक हाउस होल्ड की, घर की बात करें, कोई इंडिविजुअल फर्म की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो इसमें स्टडी जो हो जाएगी वो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की चॉइस की बात करेंगे यहाँ पे, उसकी जो भी दुर्लभता है, उसके संसाधन हैं, एलोकेशंस हैं, रिसोर्सेज हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को हम इसमें देखेंगे। तो इलिस्ट्रेशंस उदाहरण इसमें दे रखे हैं, नीचे देखिए इलिस्ट्रेशंस में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ ए कंज्यूमर एक्सरसाइज हिज चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि किस प्रकार एक कंज्यूमर जो है, एक व्यक्ति उपभोक्ता जो है वो अपनी सर्विसेज और गुड्स का जो है उपभोग करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि नेशनल जो रिसोर्सेज हमारे आर यूज, किस तरह से यूज़ किए जा रहे हैं जो गुड्स और कंज्यूमर्स के लेवल पर, सो दैट द वेलफेयर ऑफ द ऑल द रेजिडेंट्स इज़ मैक्सिमाइज। यहाँ पे जो वेलफेयर है यानी जो एक प्रकार से हम कहें कि उदारता पूरे नेशनल की बात आ जाएगी। यहाँ पे जितने भी लोग पूरे देश में रहते हैं उन सभी का जो है लाभ यहाँ पे देखा जाएगा। सेंट्रल इशू की अगर बात करते हो तो देखिए सेंट्रल इशू इसमें क्या है, माइक्रो में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ द सेंट्रल इशू इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मुख्य मुद्दा सेंट्रल इशू बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक व्यक्ति को हम सभी रिसोर्सेज नहीं दे सकते। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, यहाँ सभी की आउटपुट देखी जाती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सभी का इशू जो सेंट्रल इशू जो होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है काउंट होगा, यानी लेवल पर ब्राइड लेवल पर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर या नेशनल लेवल पर आप कह सकते हैं। इसमें आप इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स देखिए थर्ड पॉइंट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है यूज़ करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है कंज्यूमर्स की डिमांड और प्रोड्यूसर्स की सप्लाई को आप इसमें देख सकते हैं, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें आप डिटर्मिनेशन करते हैं किसका, ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। जितना भी एग्रीगेट डिमांड है यानी संपूर्ण जो डिमांड है हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था की, वो डिमांड को, और एग्रीगेट सप्लाई यानी रेफरिंग टू सप्लाई ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, पूरी इकोनॉमी की गुड्स और सर्विसेज को इसमें हम देखते हैं। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर माइक्रो में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन हो जाएगी, यानी इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं, परिवर्तन जो एक अर्थव्यवस्था में आते हैं वो छोटे लेवल पे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और वहाँ पर वाइडर होते हैं यानी वाइड लेवल पे होते हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यानी समग्रता जो होती है वो व्यापक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सेम पॉइंट्स हैं फिफ्थ पॉइंट में देखिए, जो इकोनॉमिक्स एजेंट्स हैं हमारे एट द माइक्रो लेवल की अगर बात करें तो इकोनॉमिक जो डिसीजंस आर टेकन लार्जली बाय द इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक्स एजेंट्स, वो इकोनॉमिक्स एजेंट्स द्वारा जो इंडिविजुअल डिसीजन लिए जाते हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे। ज़्यादातर आपने देखा होगा इंडिविजुअल्स की यहाँ व्यक्तिगत बात है, प्राइवेट जो फर्म होती हैं, सिंगल जो फर्म होती हैं, कंज्यूमर है या फिर प्रोड्यूसर है, वो अपने पर्सनल गेंस या प्रॉफिट के लिए यहाँ पे काम करता है इकोनॉमिक एजेंट्स के रूप में। और अगर मैक्रो लेवल पे हम देखते हैं तो इंस्टीट्यूशन लेवल पर यानी एक संस्थागत रूप में उस एजेंट्स का, जैसे कोई भी बैंकिंग है, अगर आरबीआई की बात करें तो सभी बैंकों के ऊपर जो है वो कार्यरत करता है, सभी बैंकों को हैंडल करता है। तो पूरी इंस्टीट्यूशंस जो बैंकिंग का है, जितने भी बैंक हैं उसके अंतर्गत कार्य करते हैं, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड जो है या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये सब इसमें ही आप काउंट करेंगे। मेथड ऑफ स्टडी की अगर बात करें तो इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालाइज करते हैं, यानी एक एक चीज़ का माइक्रो में एक एक अलग अलग यूनिट का आप अध्ययन करते हैं, एक एक इकाई का अध्ययन आप करते हैं। यहाँ पे देखिए पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और जनरल अगर बात करें, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करेंगे, सामान्य सबके लिए करेंगे तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। तो ये आपने अंतर पढ़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो
इकोनॉमिक्स। थर्ड पॉइंट में आप आ जाइए। तो चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी क्या स्कोप है इसका, किस लेवल तक मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारे जो हेल्प करता है, या इस सिलेबस में या जनरली अगर देखें तो हमारी इकोनॉमी में क्या इसका योगदान है, स्कोप क्या है, वो आप पढ़ेंगे। तो थर्ड पॉइंट में आपने यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द फील्ड ऑफ स्टडी, एरिया ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो एरिया के हिसाब से इन स्टडी हम करते हैं, एक फील्ड की, एक वाइड फील्ड की कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लीडिंग इश्यूज। इसमें मुख्य जो इश्यूज हैं वो हम यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। ये बुक में भी आप रेफर्स किया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये लिखने की हालांकि आपको आवश्यकता नहीं है, आप सीधा पॉइंट्स देंगे। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग इश्यूज, लीडिंग इश्यूज। पहला है स्कोप के लिए एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपना नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट, उससे संबंधित जो भी समग्रता है, इनकम से संबंधित जितने भी आपके पार्ट्स हैं या यूनिट्स हैं, उनका अध्ययन इसमें करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टार्ट्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है, शुरू होता है। इट डील्स विद द डेफिनेशंस एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। यह डिफाइन करता है किसको, नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को, और एस्टिमेट करता है, अनुमान लगाता है हमारी नेशनल इनकम से संबंधित जितनी भी टर्म्स हैं। इट रिलेटेड एग्रीगेट्स लाइक जीडीपी, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जीडीपी और एनडीपी जो हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से। वैसे आपको जानकारी का बता दूं, जीडीपी जैसे देश की जीडीपी होती है, वो सकल घरेलू उत्पाद के रूप में हिंदी में आप जानेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश के अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन होता है टोटल को एग्रीगेट कर लेते हैं, उससे ही जीडीपी हमारी निकलती है। नेक्स्ट वन है इसमें थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम जो है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में, रोजगार के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडीज द थ्योरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों इसमें है, रोजगार और बेरोजगारी, दोनों को इसमें हम देखेंगे। इन द इकोनॉमी, अर्थशास्त्र की अगर बात करें, पूरी अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, केनियन थ्योरी, जो हमारे केनियन थ्योरी भी इसमें दी हुई है, हमारे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो थ्योरी दी है ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ द नोटेबल सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में जो अगर बात करें, एम्प्लॉयमेंट जो है महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सजेस्ट द पॉसिबल रेमेडीज टू कॉम्बैट इट, कि हम किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ सकते हैं, वो इसमें सब बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थ्योरी ऑफ मनी। हम मनी से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें हम पढ़ेंगे। क्रिएशन ऑफ मनी, यानी पैसे का किस प्रकार से क्रिएशन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, क्रेडिट वगैरह किया जाता है बाय द कॉमर्शियल बैंक्स इन द इम्पोर्टेंस कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लाइक लिंक्ड टू इट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी टोटल सभी कॉमर्शियल बैंक से जो क्रेडिट है यानी मनी का क्रिएशन है, सबसे जुड़ा हुआ है। इज़ द रोल सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज, और इसमें जो रोल है वो आरबीआई का यानी सेंट्रल बैंक का है, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में इसकी जो है एस्टेब्लिश हुई थी, इसका स्थापना हुई थी। इन रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में इसकी क्या सप्लाई है, क्या इसके मॉनेटरी जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो सब इसी में हम थ्योरी करते हैं, पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स। हम थ्योरी उस सिद्धांत को भी जानेंगे जब यहाँ कीमतों में बढ़ाव, एक प्रकार से बढ़ोतरी होती है या फिर कमी आती है। इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन होता है कीमत में बढ़ जाना यानी महंगाई का बढ़ना, और डिफ्लेशनर होता है जब महंगाई कम हो जाना यानी कमी आना। दिस इज एट अनदर सिग्निफिकेंस कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये भी एक कंपोनेंट्स है जिसके इट रिवर्स द ट्रेंड पेथ ऑफ जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में महंगाई और जो मंदी की जो गैप है उसको भी हम इसमें थ्योरी के रूप में लेते हैं। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है हम यह भी स्टडीज़ करते हैं। हाउ गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। हमारी जो
अर्थव्यवस्था है उसमें किस प्रकार से ये गतिविधियां होती हैं, किससे संबंधित, बजट से संबंधित, वो सब इसमें आप स्कोप देखते हैं। एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं इसमें हम डिटरमाइन करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स एंड द वे इट इज़ मैनेज, किस प्रकार से मैनेज किया जाता है हमारी एक्सचेंज का, विनिमय दर का जो रेपो रेट है या फिर रेपो रेट है। तो सभी रेट्स जो हैं इसमें आप एक्सचेंज में देखेंगे, यानी इस थ्योरी में आप पढ़ेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट में अपनी भूमिका अदा करता है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो सभी जो है एलिमेंट्स इसमें आप देखेंगे। अब चलते हैं सिग्निफिकेंस की ओर, क्या महत्ता है इसकी, इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्या हम अध्ययन कर सकते हैं वो हमने स्कोप में पढ़ा। अब इसका क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम अब पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द, तो देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा जो है, क्या हमारी इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो आप देख रहे हैं बुक्स में, आप साथ में देखते रहें और जो बात समझ में ना आए आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि आपको जवाब बाद में दिया जा सके। तो देखिए पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का हम इसमें डिस्क्रिप्ट करते हैं यानी डिस्क्राइब करते हैं इकोनॉमी को। मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर ए डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो है काफ़ी गहन जो है विवरण ये देता है। कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो है काफ़ी गहन अध्ययन करता है हमारी अर्थव्यवस्था का। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का हमारा एस्टिमेट लगाना इसी का काम है, यानी इसी इकोनॉमिक्स के अंदर जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमने ऊपर भी जाना था क्या सिद्धांत, इसमें क्या स्कोप है, तो वो यहाँ हमारा एक लाभ है, इम्पोर्टेंस है कि स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी हम इसी इकोनॉमिक्स में करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम जानेंगे कि रोज़गार का स्तर जो है इंडिया का क्या है, कितनी बेरोजगारी है या फिर कितनी जो इनकम लेवल है वो क्या है, ये सब इसमें हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट बजट के बारे में इसमें पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट पहले जो डिस्क्रिप्शन है उसी में है। रिवेल्स द वे ऑफ इकोनॉमी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो बजट जारी किया जाता है वो एक प्रकार से वाइडर होता है, काफ़ी ब्रॉड लेवल पे दिया जाता है। तो उस बजट का जो सिद्धांत जो है, थ्योरी जो है, और उससे संबंधित जितने भी एग्रीगेट रिलेटेड जो हमारा सिलेबस है, रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो सभी इसी में हैं। तो नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से संबंधित हमारी और ग्रोथ से संबंधित यानी हमारे विकास से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उसका एक रोड मैप तैयार करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑफर्स ए रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर ड्रॉन बाय असेसिंग द नीड्स एंड द मीन्स ऑफ द इकोनॉमी। जो प्रोग्राम्स हैं जितने भी और पॉलिसीज़ जो भी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ग्रोथ से संबंधित हैं, यानी हमारे विकास से संबंधित, देश के विकास से संबंधित जो बातें हैं, आप इसमें एक रोड मैप तैयार होगा। यानी ग्रोथ से संबंधित या ये कहें विकास से संबंधित जितनी भी कोशिश की जाती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही कर सकते हैं, उसका यही इसका एक महत्वपूर्ण लाभ है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार से फॉरेन से संबंधित लगाओ या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं आप, उससे हमारा जो कंपैरिजन है या हमारी स्टेबिलिटी है किस लेवल की है, हम किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को एक प्रकार से डेवलप किए हुए हैं, या मॉनेटरी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं चाहे वो सेंट्रल बैंक की हैं या फिर फॉरेन बजटरी संबंधित हैं, तो वो सब इसमें हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी बोलते हैं, ध्यान रखें इसको। स्टेटस, बीओपी स्टेटस जो है ऑफ ए कंट्री रिवेल्स परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन द रिलेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बैंक जो बैलेंस है ऑफ पेमेंट्स की है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है। हमारा अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा तो हमारा बैलेंस जो है पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम होता है तो हमारा बैलेंस जो है नेगेटिव हो जाता है इनकम का, यानी फॉरेन इनकम जो हमारी होती है। तो उससे संबंधित अवधारणा जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ सकते हैं,
मीन्स सीख सकते हैं और उसको एक प्रकार से थ्योरी में लेकर उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्योंकि पॉवर्टी और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, तो ये पूरे देश और नेशनल लेवल से संबंधित है। इसीलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें ये ऑफर्स जो है ये एक प्रकार से हम इस प्रॉब्लम्स को, जैसे पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम्स है या एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम्स को हम एक प्रकार से देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। उससे संबंधित दुष्परिणाम वगैरह यानी इफ़ेक्ट वगैरह हम जान पाएंगे इसमें। इट इज़ यूजिंग मैक्रो मॉडल्स जो बनाए जाते हैं, दीज प्रॉब्लम्स आर एड्रेस्ड। ये प्रॉब्लम्स जो हैं एड्रेस की जाती हैं, संबंधित हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वर्ल्ड लेवल पे या वाइडर लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो भी बनाई जाती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही बनाई जाती हैं। क्योंकि पूरे देश की जहाँ पर बात आ जाए तो एग्रीगेट वर्ड आप याद रखेंगे। एग्रीगेट का मीन्स होता है समग्र, समग्र यानी संपूर्ण। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, सभी कितनी डिमांड देश की है, क्या प्रोडक्शन हम पूरा दे रहे हैं, सप्लाई हमारी टोटल कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई इसमें आ जाएगी। टोटल कंज्यूमशन, कुल उपभोग हमारा कितना है, यानी वस्तुओं का जो हम उपभोग कर रहे हैं, खरीदारी वगैरह से संबंधित है। पूरे देश की अगर बात करें तो बैलेंस निकल के आता है और इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से की जाती है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है इकोनॉमी का, वो भी इसी के अंतर्गत आप जान पाएंगे। आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड लाइक एक्सट्रीमली यूजफुल द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो किसी भी सेक्टर से संबंधित हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कंट्री का जो ग्रोथ है, कंट्री का जो विकास होगा वो किस लेवल तक जाएगा, वो पॉलिसीज सब जो हैं इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, जानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की ओर। आप 14 पेज पे आ जाइए। इससे पहले जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और केस स्टडी हैं, जो केस स्टडी आपने स्वयं पढ़ लेनी है। केस स्टडी से संबंधित क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जैसे इंग्लिश में पैसेज होते हैं, सेम पैसेज यहाँ पे दिया जाएगा और उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। केस स्टडी में आपको स्वयं प्रयास करना, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप जो है नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस आंसर की ओर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित क्वेरी आप पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। तो क्वेश्चंस देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट। तो 14 पेज नंबर पे है ये, आपकी बुक में आप साथ में पढ़ें। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है एग्रीगेट, एक समग्रता को यानी संपूर्णता की ओर ये स्टडी है, अध्ययन है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है। तो डिफेंड करना है या रिफ्यूट करना, आपने इस बात को आप मानते हैं या मना करते हैं, तो अपने स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए, इट इज़ रॉन्ग टू स्टेट दैट देर इज़ नो एग्रीगेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप यहाँ पे आंसर में देख सकते हैं, आपने लिखा हुआ है कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि देर इज़ नो एग्रीगेशन, की कोई भी एग्रीगेशन नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में समग्रता यानी संपूर्णता की ओर एक प्रकार से हम स्टडी जो है संपूर्ण हुल की स्टडी नहीं करते, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अकॉर्डिंगली द अबव स्टेटमेंट इज़ रिफ्यूटेड, हम इसको मना करते हैं। क्या, कैसे इसको इसने डिफेंड किया, तो आप आंसर देंगे। इट इज़ इन माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट वी स्टडी कॉन्सेप्ट लाइक मार्केट डिमांड। हम मार्केट डिमांड की अगर बात करें, इंडिविजुअल व्यक्तिगत डिमांड अगर करते हैं, मार्केट डिमांड्स के अकॉर्डिंगली ही वो काउंट की जाती है, विच इज़ द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की डिमांड जो है वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर से शुरू होकर ही बाजार की मांग बनती है। तो देखिए यहाँ पर जो कंसेप्ट इन्होंने दिया है, तो हम इंडिविजुअल का अध्ययन करते हैं, तो इंडिविजुअल अगर अध्ययन करते हैं हम, तो बहुत सारे व्यक्तियों का अलग अलग अध्ययन करेंगे, तो मार्केट एक प्रकार से डिमांड हो जाएगी वो। तो मार्केट डिमांड का जो अध्ययन है या थ्योरी है वो इसी के अंतर्गत एक एक करके ही सामने आती है। तो ये इसीलिए हम इसको डिफ्यूट करते हैं, यानी इस स्टेटमेंट को नकारते हैं। हाउएवर, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, हाउएवर द डिफरेंस लाइज इन द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। हालांकि जो एग्रीगेशन है
उसका कुछ डिफरेंस तो बनता है, यानी जो समग्रता है, जो एक प्रकार से हम डिमांड की बात करें, जो इंडिविजुअल्स की डिमांड्स है उसमें यूनिट्स कम होंगी, यानी वो कम डिमांड करेगा, एक एक वस्तु की अलग अलग डिमांड करेगा, और मार्केट डिमांड जो है ज़्यादा होती है, तो उसमें हम आप देख सकते हैं कि डिमांड में काफ़ी अंतर होगा। तो आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे आप। वाइल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेशन इज डन एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन है वो एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत घरेलू स्तर पर किया जाता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री या कोई इंडस्ट्री का, एन इंडिविजुअल मार्केट या कोई विशेष व्यक्तिगत मार्केट का इसमें अध्ययन होता है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेशन इज डन एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे आपने डिफरेंस इसमें दे देना है, ये साथ में आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ ट्रू एट द माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पे क्या सच है। मे बी ए पैराडॉक्स, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, यानी बात को काटना पैराडॉक्स कह सकते हैं आप। एट द मैक्रो लेवल, मैक्रो लेवल पे जो होती है वो बात माइक्रो लेवल पे एक दूसरे के विरोधाभास उत्पन्न होता है। यहाँ पे ये क्या ये सच बात है या क्या सच है, इसमें एक्सप्लेन करना है अपने एग्जाम्पल के द्वारा। तो आंसर देखिए, व्हाट इज़ ट्रू एट द माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पे जो सच होता है, नॉट बी ट्रू एट द मैक्रो लेवल, वो मैक्रो लेवल पे सच नहीं होता, ये कहना चाहता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द पैराडॉक्स, इसको हम विरोधाभास कहेंगे कि ऐसा क्यों है या इसमें अंतर क्यों है, इन दोनों में अंतर क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो एग्जाम्पल के द्वारा इसने बताया कि शेविंग इज़ अ विर्च्यू ऑफ फॉर एन इंडिविजुअल। अगर व्यक्ति कोई शेविंग करता है तो हमारे लिए, एक व्यक्ति के लिए वो क्या होगा, विर्च्यू होगा, यानी गुण होगा, एक अच्छी बात होगी, कहने का मतलब ये है। इफ़ ही सेव्स मोर, अगर वो ज़्यादा सेविंग करता है, ही एक्यूमुलेट मोर वेल्थ एंड देयरफॉर एनहांस हिज एबिलिटी टू अर्न मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा कमाता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेविंग करता है, तो जो है ये ठीक भी नहीं है एक प्रकार से, क्योंकि अगर हम सभी व्यक्तिगत ऐसे ही बचत करते रहे, सेविंग करते रहे, तो मार्केट में रुपए का जो लेन देन कम हो जाएगा, इससे डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे ही डिमांड कम होती है तो एक लॉ है, आप जानते हैं कि जैसे डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन जो है उस वस्तु का कम हो जाता है, और जैसे ही प्रोडक्शन कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा तो ज़्यादा कंपनी में जो है एम्प्लॉय कम काम कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा, इसीलिए वो कंपनी से बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी एक सर्कल बनना होता है, डिमांड से और सप्लाई से जो जुड़ा होता है, इनकम से जुड़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो बात कही गई है आप इसमें देख सकते हैं। अगर मैक्रो लेवल की बात करें, इफ़ एवरीवन स्टार्ट्स सेविंग मोर, अगर सभी लोग सेविंग करना शुरू करते तो डिमांड्स गुड्स एंड सर्विसेज में डिक्लाइन, इससे डिमांड और वस्तुओं की, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टू द एक्सटेंट वो कुछ स्तर तक काफ़ी कम हो जाएगी, दैट देयर इज़ नो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, और ऐसे में इन्वेस्ट को यानी निवेश को कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, निवेश नहीं करेंगे लोग। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप क्या होगा, इनकम एंड प्रोडक्शन लेवल में रिड्यूस, कि इनकम का लेवल और प्रोडक्शन का लेवल जो है गिर जाएगा। इसीलिए जो है ये बात सही नहीं है कि माइक्रो लेवल पे जो है हम एक व्यक्तिगत का जो लाभ होगा वो मैक्रो पर भी हो, तो ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में जो एनालिसिस और एवोल्यूशंस है, इसमें हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। व्हाट मे हैपन इफ़ सेविंग्स आर एनकरेज्ड इन एन इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में सेविंग्स को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। ये ऊपर जो हमने क्वेश्चंस पढ़ा है माइक्रो और मैक्रो लेवल पे जो सेविंग की बात थी उसी से संबंधित है, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इंक्रीज सेविंग्स आर नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, अगर पूरी इकोनॉमी की बात करें तो सेविंग अच्छी नहीं होती, अच्छी बात नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इससे एब्सेंस हो जाएगी किसकी, इन्वेस्टमेंट की, यानी इन्वेस्टमेंट जो है कम होगा। दे कॉज इन फॉल इन द लेवल ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द विच द लेवल अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में फॉल, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ जाएगी, यानी बेरोजगारी बढ़ेगी। इफ़ इंक्रीज सेविंग्स आर मोबिलाइज, अगर बढ़ी हुई सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाए, यानी उसको प्रचलन में ले आए हम, कन्वर्टेड इनटू कैपिटल फॉर्मेशन, उसको जो है इन्वेस्ट कर दिया जाए, दे बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए वो विकास का कारण बन जाएगी, इंस्ट्रूमेंट बन जाएगी, बाय बूस्टिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट और इनकम,
इससे जो है रोज़गार का जो स्तर है वो लेवल है वो काफ़ी बूस्ट होगा, यानी काफ़ी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है कैपिटल का प्रयोग जो है मोबिलाइज कर देंगे, नई इंडस्ट्रीज लगाएंगे, और इंडस्ट्री लगाने के बाद जो है एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी तो डिमांड बढ़ेगी, जैसे डिमांड बढ़ेगी उन लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो ये सर्कल जो है पूरा होता है। इसीलिए हमने पहले जो क्वेश्चंस में बताया था वही इससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चंस आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे ही है, डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन जो है डिप्रेशन ऑफ 1929। तो डिप्रेशन हुआ था 1929 में, यानी मंदी का स्तर आया था। एक जो डिप्रेशन होता है वो मंदी को बोल सकते हैं, यानी महंगाई अलग चीज़ होती है और मंदी अलग एक प्रकार से धारणा होती है, स्टेटमेंट है। महंगाई में वस्तुओं की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है और मंदी में बिल्कुल डिमांड समाप्त हो जाती है, वस्तुओं की डिमांड समाप्त हो जाएगी तो इनकम लेवल बिल्कुल गिर जाएगा। तो एक 1929 में वर्ल्ड वाइड जो है ये ऐसा एक प्रकोप हुआ था जिसमें काफ़ी मंदी आई थी, डिप्रेशन हुआ था 1929 में। उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, ग्रेट डिप्रेशन 1929। It was precisely in 1929 that the Great Depressions affected developed economics of the capitalist world। पूंजीगत जो वर्ल्ड था, संसार था, विकसित यानी इकोनॉमिक्स में जो देश थे उनमें भी ये आर्थिक मंदी आई थी। इट्स इम्पैक्ट कंटिन्यूड ऑलमोस्ट एंटायर डिकेड, ये लगभग 30 के दशक में, पूरे दशक में लगभग रही थी, यानी लगभग 5 से 10 साल तक इसका जो कंटिन्यू प्रोसेस था वो चलता रहा। ड्यूरिंग दैट वर्ल्ड वाइड डिप्रेशंस देयर वाज ए परसिस्टेंट फॉल इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, कि इसके कारण जो है लगातार रोजगार में और आउटपुट में यानी प्रोडक्शन में गिरावट आ गई थी। जैसे कि इन यूएसए की अगर बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की अगर बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट शॉट अप फ्रॉम 3% टू 25। बेरोजगारी का जो स्तर था वो 3% से 25 यानी 25% तक जो है बढ़ गया था बिटवीन द पीरियड ऑफ 29 से लेकर 33 तक। फॉल इन एम्प्लॉयमेंट वॉज अकम्पनीड विद अ फॉल इन जीडीपी, जिसके कारण क्या हुआ, जीडीपी का जो रेशो था, ग्रोथ थी, वो काफ़ी कम हो जाती है और इस कारण से ये मंदी जो है नुकसानदायक होती है। बिटवीन द पीरियड 1929 से 33 तक जो जीडीपी थी यूएसए की काफ़ी गिर गई थी, लगभग 33%। तो इसने ये ग्रेट डिप्रेशंस के बारे में बताया 1929 की। यहाँ तक भी आप लिख देंगे तो आप ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर क्वेश्चंस को आप यहाँ तक भी सीमित कर देते हैं तो भी आपका क्वेश्चंस जो है सही होगा, आंसर जो है आपका एक्यूरेट माना जाएगा। और इससे संबंधित आप कुछ और भी बात दे सकते हैं, जो डेप्रिसिएशंस जो है 30 की, हुज अनएम्प्लॉयमेंट इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो है, जैसे नॉर्थ अमेरिका की बात करें या पूरे यूरोप की बात करें तो इसमें काफ़ी जो है नुकसान हुआ था। इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट काफ़ी गिरी और जीडीपी वगैरह सभी देशों की जो है गिर गई थी। तो एग्रीगेट जो डिमांड थी वो काफ़ी कम हो जाती है ऐसे में, यानी डिमांड लोगों की कम हो जाती। डिमांड के कारण जो है प्रोडक्शन, मैंने पहले भी बताया था, काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि प्रोडक्शन जो है डिमांड के हिसाब से चलता है। तो प्रोडक्शन कम होने के बाद साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाएगा। उसके बाद जो है इनकम का सोर्स कम हो जाता है, लोगों का इनकम का सोर्स कम होगा तो प्रोडक्शन डिमांड जो है कम हो रहेगी और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन से हमने पढ़े इस चैप्टर से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो है हम फाइनलाइज गुड्स हैं जो, या गुड्स के क्लासिफिकेशंस है, वो संबंधित क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ें। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता है तो क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं और आप यहाँ पर भी बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं ताकि आपका जवाब दिया जा सके। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आई थिंक आप रिपीट करेंगे, इसको पढ़ेंगे और साथ में भी एक बार अगर किताब लेके आप बैठते हैं तो आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपको एक एक बात समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं।